हाँ जी, नमस्कार। मैं सुनील यादव एक बार फिर उत्कर्ष के अपने परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अपनी बातचीत चल रही थी अनुच्छेद 16(4) के ऊपर, और 16(4) में मैं आपको बता रहा था आरक्षण, और अपने पढ़ लिया था प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसका गठन 1953 में हुआ था। और सीधा सीधा ध्यान रखिएगा, इस आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बीपी आपका जो काका कालेलकर को बनाया गया था, इसलिए इस आयोग को काका कालेलकर आयोग के नाम से भी जानते हैं। और ये आयोग ओबीसी को परिभाषित करने में क्या रहा, असफल रहा था। तो अब ध्यान रखिएगा, इसके बाद सरकारें बदलती गई और इसके बाद आपका बनाया गया द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, और ये द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो बनाया गया, ये किसकी अध्यक्षता में बनाया गया? तो ये बीपी मंडल की अध्यक्षता में बनाया गया। इसलिए इस आयोग को मंडल आयोग के नाम से भी जानते हैं। किस आयोग के नाम से जानते हैं? मंडल आयोग के नाम से भी जानते हैं। और इस मंडल आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1979 में। और इस आयोग का जो गठन करवाया था वो किसने करवाया था? तो ध्यान रखिएगा, इस आयोग का गठन करवाया था जनता सरकार ने या जनता पार्टी ने। और उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे आपके मोरारजी देसाई। अभी द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया जो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में बनाया गया, इसलिए इस आयोग को मंडल आयोग के नाम से भी जानते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, यह आयोग, फिर सुन लीजिएगा, यह आयोग ओबीसी को परिभाषित करने में सफल रहा। ओबीसी को परिभाषित करने में सफल रहा। अब ध्यान रखिएगा कि जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था वो तो क्या रहा? असफल रहा था। सीधी सीधी सरकार ने उसकी जो सिफारिशें थी उनको क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। लेकिन जो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में जो मंडल आयोग बना था, और मोरारजी देसाई उस समय देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और जनता पार्टी की उस समय सरकार हुआ करती थी, तो ध्यान रखिएगा ओबीसी को परिभाषित करने में यह आयोग क्या रहा? सफल रहा। देखो, प्रत्येक चीज को अपने कंसेप्ट में लीजिएगा। कमेंट्स में आपके देख पा रहा हूं और बहुत बढ़िया। एक एक चीज को आप माइंड में सेट कर लीजिएगा। मैं कह रहा हूं कहीं आपके कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो अब इस आयोग ने क्या क्या सिफारिशें दी देखिएगा। इस आयोग ने सिफारिशें दी, नंबर 1, पहला कि पिछड़ेपन का आधार सामाजिक एवं शैक्षणिक ही होगा। दूसरा, इसने कहा कि पिछड़ेपन का आधार जाति होगी। ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओबीसी ने जो आपका मंडल आयोग आया था, इस आयोग ने पिछड़ेपन के दो मुख्य आधार माने। पहला, उसने माना कि पिछड़ेपन का आधार केवल सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन ही होगा, आर्थिक पिछड़ापन नहीं होगा। और दूसरा, इसने पिछड़ेपन का सुसंगत जो आधार माना वो जाति को माना। आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि मंडल आयोग ने पिछड़ेपन का आधार माना था, ए वर्ग को माना था, 2 जनसंख्या को माना था, 3 जाति को माना था, या 4 इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, मंडल आयोग ने पिछड़ेपन का मुख्य आधार किसको माना था? जाति को माना था। और जाति का आधार इसने मान लिया सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन। अगला ध्यान रखिएगा, इसने पूरे भारत में 3743 जातियों को पिछड़ेपन में शामिल किया, या आप कह सकते हो ओबीसी में इसने क्या किया? शामिल किया। और इसे आयोग ने सिफारिश दी कि ओबीसी को कितना प्रतिशत आरक्षण दे दिया जाए? 27% क्या दे दिया जाए? आरक्षण दे दिया जाए। तो ध्यान रखिएगा, मंडल आयोग, और मंडल आयोग की जो सिफारिशें हैं ये आपके बिल्कुल माइंड में क्या हो जानी चाहिए? सेट हो जानी चाहिए कि मंडल आयोग ने क्या क्या सिफारिशें दी। पहला, कि पिछड़ेपन का आधार सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन होगा। नंबर 2, पिछड़ेपन का सुसंगत आधार जाति होगा।
नंबर 3, इसने टोटल 3743 जातियों को किसमें शामिल माना, पिछड़े हुए वर्ग अर्थात ओबीसी में शामिल माना, और इसने कहा कि ओबीसी को 27% क्या दे दिया जाए, आरक्षण दे दिया जाए। और 1980 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। 1980 में इस आयोग ने अपनी क्या सौंप दी, रिपोर्ट सौंप दी। क्लियर। अब इससे पहले इस आयोग पर कुछ एक्शन हो पाता, मोरारजी देसाई की सरकार डूब गई। मोरारजी देसाई के बाद में चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने, उसकी भी सरकार डूब गई। इसके बाद में इंदिरा गांधी आई, और आपको पता है इंदिरा गांधी को तो इससे कोई मतलब ही नहीं था आरक्षण देने से। और इसके बाद में राजीव गांधी आए, राजीव गांधी भी चले गए, और इसके बाद में फिर एक प्रधानमंत्री आए, वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। और वीपी सिंह को ये बेवफा फिर ओबीसी क्या हो गई, याद आ गई कि यार ऐसे ऐसे मंडल आयोग ने 27% आरक्षण देने की क्या की थी, सिफारिश की थी। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1990 में वीपी सिंह के द्वारा, वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा 27% आरक्षण, 27% आरक्षण ओबीसी को दे दिया। तो ध्यान रखिएगा, ओबीसी को कितना प्रतिशत आरक्षण दे दिया, 27% आरक्षण। कब दिया गया, 1990 में। और उस समय प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो यहां 1990 तक आते आते एक बात ध्यान रखिएगा, 1990 तक आते आते 3 वर्गों को आरक्षण मिल गया। एक एससी को मिल गया, एक एसटी को मिल गया, और एक मिल गया ओबीसी को। क्लियर। क्योंकि एससी और एसटी को तो संविधान के प्रारंभ से ही क्या था, आरक्षण था। और एससी को 15% आरक्षण था, एसटी को 7.5% आरक्षण था, और ओबीसी को कितना प्रतिशत आरक्षण दे दिया, 27% आरक्षण 1990 में मिल गया। ठीक है। अब बचा कौन, आप कहेंगे सर अब तो जनरल बचा सिर्फ एक। अब ध्यान रखिएगा, 1990 के बाद भारत के एक प्रधानमंत्री आते हैं, पीवी नरसिम्हा राव। क्योंकि वीपी सिंह बनते हैं, वीपी सिंह के बाद पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। और पीवी नरसिम्हा राव ने एक बड़ी घोषणा की, और घोषणा क्या की, पीवी नरसिम्हा राव ने कहा कि हम 10% आर्थिक आधार पर, किसके आधार पर, आर्थिक आधार पर जनरल वर्ग को क्या देंगे, आरक्षण देंगे। अब जैसे ही पीवी नरसिम्हा राव ने जनरल वर्ग को ये कहा कि हम 10% आर्थिक आधार पर क्या देंगे, आरक्षण देंगे, भाई साहब पूरे देश में एक सन्नाटा सा छा गया। क्यों छा गया, क्योंकि संविधान में आरक्षण के 2 ही आधार थे, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन। आर्थिक पिछड़ेपन पर आरक्षण का कोई उल्लेख संविधान की शुरुआत अनुच्छेद 16(4) में नहीं थी। आपने भी, मैंने बताया कि ओबीसी के 2 आधार माने गए हैं, या तो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ हो, या शैक्षणिक रूप से वो क्या हो, पिछड़ा हुआ हो। और जैसे ही पीवी नरसिम्हा राव ने 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की घोषणा की, वैसे ही ध्यान रखिएगा भारत में बिल्कुल सन्नाटा सा आ गया कि ये तो संविधान के साथ क्या हो रहा है, मजाक सा हो रहा है। तो इसके बाद में एक व्यक्ति थे इंदिरा साहनी, और इंदिरा साहनी ने, ध्यान रखिएगा, इस 10% आर्थिक आधार को, इस 10% आर्थिक आधार को मुद्दा बना करके, इस 10% आर्थिक आधार को मुद्दा बना करके, और इसे कहां चैलेंज कर दिया, इस आरक्षण के मामले को, सुनने लेना आराम से, इस आरक्षण के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। क्लियर हो गया। अब आप मुझसे फिर एक क्वेश्चन पूछेंगे, सर आरक्षण के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती क्यों दी गई, क्योंकि इससे पहले तो आरक्षण के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी नहीं गई। तो आप कहेंगे क्योंकि 10% आर्थिक आधार पर जैसे ही आरक्षण का प्रावधान घोषणा हुई इस चीज के लिए, तो क्योंकि आर्थिक आधार पर इसका उल्लेख ही नहीं था, संविधान के अंदर आर्थिक आधार पर इसका कोई उल्लेख नहीं था, इसलिए इस पूरे आरक्षण के मुद्दे को ही कहां पर चैलेंज कर दिया गया, आप कहेंगे इस पूरे आरक्षण के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया। और इस इंदिरा साहनी ने कहा कि माय लॉर्ड, ये देखिएगा संविधान के साथ हो क्या रहा है, संविधान के साथ अपने आप में खिलवाड़ हो रहा है, और ये नेता अपनी रोटी बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई उल्लेख ही संविधान में नहीं है, और ये नरसिम्हा राव भाई साहब 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की क्या की है, घोषणा की है।
तो सुप्रीम कोर्ट आपको पता ही है, संविधान का जो व्याख्याकार है वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंदिरा साहनी जी टेंशन ना लीजिए, हम बैठे हैं और अब हम करेंगे आरक्षण की स्पष्ट रूप से व्याख्या। तो यहीं पर एक केस आता है जिसको अपन कहते हैं इंदिरा साहनीवाद। इंदिरा साहनीवाद, और इसी इंदिरा साहनीवाद को प्रसिद्ध रूप से क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसे प्रसिद्ध रूप से मंडलवाद कहा जाता है। और ये केस आ गया 1992 में। ये केस आ गया कब आया? 1992 में। तो ध्यान रखिएगा, आरक्षण से संबंधित जो प्रसिद्ध वाद है वो कौन सा है? इंदिरा साहनीवाद ओब्लिक मंडलवाद, जो कब आया? 1992 में आया। अब सुप्रीम कोर्ट यहां पर हीरो बन के आ रहा है कि अब मैं बताऊंगा भाई साहब कि इस आरक्षण की स्पष्ट व्याख्या क्या होगी। तो इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, ध्यान से सुन लेना भाई। नंबर 1, इसने 10% आर्थिक आधार पर, 10% आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण को, दिए जाने वाले आरक्षण को क्या कर दिया? आप कहेंगे इसे रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि 10% आर्थिक आधार पर किसी आरक्षण का ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं था। क्लियर? और नंबर 2, इसने ओबीसी को, ध्यान रखिएगा, ओबीसी को दिए जाने वाले 27% आरक्षण को, 27% आरक्षण को क्या कर दी? वैधता प्रदान कर दी कि ओबीसी को ये जो 27% आरक्षण दिया गया है ये बिल्कुल सही मानकों पर, सही पैमाने पे दिया गया है। क्योंकि आरक्षण का मुख्य आधार क्या था? सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन था ही नहीं। तो इसलिए ओबीसी को दिया जाने वाला 27% आरक्षण इसने बिल्कुल क्या कर दी? वैधता प्रदान कर दी कि ओबीसी को ये जो आरक्षण दिया गया है ये बिल्कुल संविधान के अनुसार दिया गया है। बताइएगा भाई, कंसेप्ट यहां तक क्लियर है? दोबारा देख लो, आरक्षण को लेकर के प्रसिद्ध मामला कौन सा है? तो आप कहेंगे इंदिरा साहनीवाद। इसी को दूसरे नाम से अपन जानते हैं मंडलवाद, जो कब आ गया? 1992 में आ गया। और आप कहेंगे कि 10% आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? रद्द कर दिया। दूसरा, ओबीसी को दिए जाने वाले 27% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रदान कर दी? वैधता प्रदान कर दी। अगला देखिएगा, अगला इसमें क्या कहा गया? तीसरा इसमें कहा गया, ध्यान रखिएगा प्रत्येक चीज का। तीसरा इसमें कहा गया कि आरक्षण की कुल सीमा, आरक्षण की कुल सीमा 50% होगी। आरक्षण की कुल सीमा अभी तक कितने प्रतिशत होगी? 50%। ध्यान रखिएगा, मंडलवाद में ये तीसरा डिसीजन आ रहा है कि टोटल आरक्षण की कुल सीमा कितने प्रतिशत होगी? 50%, इससे ज्यादा नहीं होगी। और ध्यान रखिएगा, चौथा इसमें कहा गया कि केवल नियुक्ति में आरक्षण होगा, केवल नियुक्ति में आरक्षण होगा, नियुक्ति में आरक्षण होगा, पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा, पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा। याद रखिएगा, इसने कहा कि आरक्षण केवल प्रारंभिक जो नियुक्ति होगी केवल उसी में क्या दिया जाएगा? आपको आरक्षण दिया जाएगा, बाकी पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होगा। और ध्यान रखिएगा, इस वाद में मलाईदार परत का सिद्धांत दिया गया, मलाईदार परत का सिद्धांत दिया गया। मलाईदार परत क्या है? अभी थोड़ी देर पे अपन बातचीत करेंगे कि मलाईदार परत क्या है, लेकिन इस डिसीजन को अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा से एक बार वंस मोर फिर रिपीट कर रहा हूं। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग मंडल की अध्यक्षता में बनाया गया, इसलिए इसे मंडल आयोग कहते हैं। अब अगला ध्यान रखिएगा, मंडल आयोग का गठन जनता सरकार के समय मोरारजी देसाई के समय हुआ था। मंडल आयोग, ध्यान रखिएगा, ओबीसी को परिभाषित करने में क्या रहा? आप कहेंगे सफल रहा। और इसने क्या क्या सिफारिश दी? तो पहला कि पिछड़ेपन का आधार केवल सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन ही होगा, आर्थिक पिछड़ापन नहीं होगा। दूसरा, पिछड़ेपन का आधार इसने सुसंगत जो तरीका माना, आधार माना, वो जाति को माना। तीसरा, इसने 3743 जातियों की पूरे भारत के अंदर पहचान की कि पूरी जातियां किसमें शामिल होंगी? ओबीसी में शामिल होंगी। और चौथा, इससे ओबीसी वर्ग को या अन्य पिछड़े हुए वर्ग को कितना प्रतिशत आरक्षण दे दिया जाए? 27% आरक्षण दे दिया जाए। बताइएगा भाई, यहां तक सबके क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
देखो मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूं, बहुत गजब आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। और जिसके लिए एक बात ध्यान रखिएगा, बस आप तो अपने माइंड को यहां सेट करके रखिएगा। मैं कह रहा हूं प्रत्येक समस्या आपका समाधान हो जाएगी, प्रत्येक चीज का आपका क्या होगा, समाधान होगा। इसके बाद में 1980 में इस भाई साहब मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। अब इस आयोग पर कुछ एक्शन हो पाता, इससे पहले मोरारजी देसाई की सरकार डूब गई, चौधरी चरण सिंह आए, उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया, फिर इंदिरा गांधी आई और फिर राजीव गांधी आया। मंडल आयोग की सिफारिशें जैसी की जैसी थी वैसी की वैसी पड़ी रही। फिर वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने और 1990 में वीपी सिंह ने ओबीसी को कितना प्रतिशत आरक्षण दे दिया, 27% क्या दे दिया, आरक्षण दे दिया। अब 1990 के बाद केवल एक वर्ग बचा जिसको अपन कहते हैं जनरल। और आपको पता है कि 1991 में पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने और पीवी नरसिम्हा राव ने एक घोषणा की कि हमारी सरकार है वो 10% आर्थिक आधार पर जनरल वर्ग को आर्थिक आधार पर क्या देगी, आरक्षण देगी। और जैसे ये घोषणा हुई, इस पूरे आरक्षण के मामले को कहां चैलेंज कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज कर दिया गया। अब आप फिर एक माइंड लगाएंगे कि सर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज क्यों किया गया आरक्षण के मुद्दे को, तो आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज का कारण था क्योंकि आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई उल्लेख ही नहीं था, सिर्फ दो आधारों पे था, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन। आर्थिक आधार पर ऐसे कोई आरक्षण का उल्लेख नहीं था, इसलिए इस आरक्षण वाले पूरे मुद्दे को कहां चैलेंज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में। और यहीं पर एक प्रसिद्ध केस आ गया, इंदिरा साहनीवाद ओब्लिक मंडलवाद। और ये कब आया, तो आप कहेंगे 1992 में। और ध्यान रखिएगा इस वाद में सुप्रीम कोर्ट कह क्या रहा है, एक एक पॉइंट को याद करते जाइए। पहला इसने क्या कहा कि 10% आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण को क्या किया जाता है, रद्द किया जाता है। नंबर 2, इसने कहा कि ओबीसी को दिया जाने वाला 27% आरक्षण है वो बिल्कुल वैध है। वैध का मतलब है कि ओबीसी को जो 27% आरक्षण वीपी सिंह सरकार ने दिया है, इसका पैमाना सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन है। और संविधान में भी क्या लिखा हुआ है, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन। इसके बाद में आप कहेंगे कि तीसरा डिसीजन इसने दिया कि आरक्षण की कुल सीमा कितने प्रतिशत होगी, 50%। यहां तक कुल सीमा कितनी प्रतिशत होगी, 50%। और ध्यान रखिएगा इसमें कहा गया कि केवल नियुक्ति में आरक्षण होगा, प्रमोशन है जो आपका पदोन्नति है उसमें कोई आरक्षण नहीं होगा। और फिर आप एक कहेंगे कि इसमें मलाईदार परत का क्या दिया गया, सिद्धांत। ये मुख्य बातें कही गई इंदिरा साहनीवाद में। अब जैसे इंदिरा साहनीवाद में ये कहा गया कि आरक्षण आर्थिक आधार पे नहीं होगा, तो ये झटका कहां लगा, ये पूरा झटका संसद को लगा। क्योंकि संसद के पास ले दे के क्या थी, संसद के पास दो ही मुद्दे हैं, एक धर्म के नाम पर, एक जाति के नाम पर। ये आरक्षण का मुद्दा ये है अपनी राजनीतिक आपकी रोटियां सेकने की। तो अब संसद कह रहा है कि यार ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ काम हो गया, हमने तो आरक्षण दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कर दिया, रद्द कर दिया। अब किया क्या जाए, तो ध्यान रखिएगा। अब इंदिरा साहनीवाद पर ध्यान रखिएगा, मैं जिस पॉइंट के ऊपर बातचीत कर रहा हूं बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। और ये पॉइंट है आपका कि इंदिरा साहनीवाद पर संसद का क्या एक्शन रहा। तो ध्यान रखिएगा संसद का एक्शन, और किस पे संसद का एक्शन, आप कहेंगे इंदिरा साहनीवाद पर। देखिएगा इंदिरा साहनीवाद पर क्या क्या संसद ने संशोधन किया। और ध्यान रखिएगा इसमें पहला संशोधन, इसमें कहा गया कि केवल नियुक्ति में आरक्षण होगा। पहला पॉइंट देखो यहां से लीजिएगा, केवल नियुक्ति में आरक्षण होगा, किसमें नहीं होगा, पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा। तो इसको मुद्दा बनाया गया और इसमें जो संशोधन किया वो संसद ने किया 77वां संविधान संशोधन 1995। याद रखिएगा 77वां संविधान संशोधन 1995 किया और इस प्रावधान में संशोधन किया और कहा कि एससी और एसटी को पदोन्नति में भी क्या दिया जाएगा, पदोन्नति में भी क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। कि ठीक है भाई ओबीसी को तो नहीं है, हम एससी और एसटी को पदोन्नति में क्या दे देते हैं, आरक्षण दे देते हैं। और इस 77वें संविधान संशोधन से एक अनुच्छेद स्थापित किया गया 16(4) का। कौन सा, 16(4) का। और इसमें कहा गया कि एससी और एसटी को किसमें आरक्षण दिया जाएगा, पदोन्नति में भी क्या दिया जाएगा, आरक्षण। बताइएगा भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो पहला कार्य और पहला एक्शन याद रखना,
पहला एक्शन कौन सा किया कि केवल नियुक्ति में आरक्षण होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पदोन्नति में क्या नहीं होगा, आरक्षण नहीं होगा। तो संसद ने 77वां संविधान संशोधन करके एक अनुच्छेद स्थापित कर दिया 16(4) क, और 16(4) क लगा करके कहा गया कि एससी और एसटी को पदोन्नति में भी क्या दिया जाता है, आरक्षण दिया जाएगा। अब देखिएगा, कई बार आप माइंड में देखते होंगे सर कैसे आरक्षण होगा, कि जैसे एक ही भर्ती में 4 वर्ग के व्यक्ति लगे हैं, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, और देखिएगा अगर जैसे मान लो कांस्टेबल में लगे हैं, तो एससी और एसटी का जो व्यक्ति है वो कांस्टेबल से बहुत जल्दी हेड कांस्टेबल से उसका आगे प्रमोशन हो जाता है। क्यों हो जाता है? कमाल किसका है? 77वां संविधान संशोधन 1995 का, जो 16(4) क में कहा गया, और 16(4) क क्या किया गया, स्थापित किया गया। अगला ध्यान रखिएगा, अगला दूसरा एक्शन क्या किया, सुनना। दूसरा एक्शन किया इसके ऊपर कि नियुक्त आरक्षण की कुल सीमा कितने प्रतिशत होगी, 50% होगी। आरक्षण की कुल सीमा कितने प्रतिशत होगी, 50% होगी। तो संसद में इसमें संशोधन करते हुए किया गया 81वां संविधान संशोधन 2000 में, 81वां संविधान संशोधन 2000 में किया। और ध्यान रखिएगा इसके तहत 16(4) ख स्थापित किया गया, और यह कहा गया कि एससी और एसटी को बैकलॉग रिक्तियों में, कौन सी रिक्तियों में, बैकलॉग रिक्तियों में 50% से ज्यादा, याद रखिएगा 50% से ज्यादा क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। 50% से ज्यादा क्या दिया जाएगा, आरक्षण। ध्यान से सुनना प्रत्येक बात को, बड़ी गजब चीजें हैं भाई, ध्यान रखिएगा। 77वें संविधान संशोधन से तो क्या किया, आप कहेंगे जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल नियुक्ति में आरक्षण होगा, पदोन्नति में नहीं आरक्षण होगा, तो उसमें संशोधन किया संसद ने, 16(4) क स्थापित कर दिया, और एससी और एसटी को पदोन्नति में भी क्या दे दिया, आरक्षण दे दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण की कुल सीमा 50% होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो संसद ने फिर कर दिया एक संविधान संशोधन, 81वां संविधान संशोधन, और 81वां संविधान संशोधन करके 16(4) ख स्थापित किया, और 16(4) ख में कहा गया कि एससी और एसटी को बैकलॉग रिक्तियों में भी क्या होगा, आरक्षण होगा। और अब तीसरा सिद्धांत इसमें क्या दिया गया, मलाईदार परत का सिद्धांत, यानी क्रीमी लेयर, जिसको अपन क्या कहते हैं, क्रीमी लेयर कहते हैं। तो समझिएगा इस क्रीमी लेयर के सिद्धांत को इसने क्या किया, तो संसद ने, ध्यान रखिएगा, संसद ने क्रीमी लेयर का निर्माण के लिए 1993 में रामनंदन समिति का गठन किया। रामनंदन समिति का क्या किया, गठन किया, कि आप ये बताइए कि कौन क्रीमी लेयर में होगा, कौन नॉन क्रीमी लेयर में होगा। और मैं अब वर्तमान की बात कर देता हूं सीधी, और वर्तमान में क्रीमी लेयर की वार्षिक आय कितनी रखी गई है, तो आप कहेंगे 8 लाख। अब यहां से क्वेश्चन आपसे क्या होगा, तो आप सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि रामनंदन समिति का संबंध किससे है, तो रामनंदन समिति का संबंध है क्रीमी लेयर के निर्धारण से। और वर्तमान में वार्षिक आय का रेशियो क्या रखा गया है, तो आप कहेंगे सर 8 लाख रखा गया है। बताइएगा भाई, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हो गया। तो अब अपन वर्तमान आरक्षण की स्थिति देखें, और एक बात और ध्यान रखिएगा। फिर अब वर्तमान मुद्दा अगर अपन देखें कि वर्तमान आरक्षण की स्थिति को लेकर के मुद्दा क्या है, तो वर्तमान आरक्षण की स्थिति को लेकर के मुद्दा है आपका 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन। और 103वें संविधान संशोधन के तहत मोदी सरकार ने क्या किया, मोदी सरकार ने जनरल वर्ग को, और जनरल वर्ग से एक कैटेगरी बना दी EWS, इकोनॉमी वीकर सेक्शन, और EWS को 10% क्या दे दिया, आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया, आर्थिक आधार पर क्या दे दिया, आरक्षण दे दिया। अब आप कहेंगे कि मिलोड ऐसा हुआ क्योंकि आर्थिक आधार पर पीवी नरसिम्हा राव ने तो दिया था आरक्षण, और पीवी नरसिम्हा राव ने जो घोषणा की थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, रद्द कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर एक बात और कही गई थी, यहां पर एक बात और कही गई थी कि आरक्षण की कुल सीमा 50% होगी, लेकिन भविष्य में विशेष परिस्थितियों में इसे बढ़ाया जा सकता है। वो विशेष परिस्थितियां कार्यपालिका न्यायपालिका को संतुष्ट करेगी कि वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां हैं
कि आरक्षण देना क्या है, जरूरी है। तो आरक्षण की सीमा कितने प्रतिशत से ज्यादा की जा सकती है? 50% से ज्यादा की जा सकती है। इसी का फायदा मोदी सरकार ने उठाया और 103वां संविधान संशोधन किया, और 103वां संविधान संशोधन करके मोदी सरकार ने ईडब्ल्यूएस को कितना प्रतिशत आरक्षण दे दिया? 10% आरक्षण दे दिया। फिर आपके माइंड में एक सेट और हो रहा होगा कि सर 103वां संविधान संशोधन किया है तो इसका मुख्य प्रभाव कौन कौन से अनुच्छेदों पर पड़ेगा? तो इसका मुख्य प्रभाव पड़ेगा अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 पे। और 15 में क्या जोड़ा गया? एक सब पार्ट जोड़ा गया 15(6), और एक अनुच्छेद 16 पर पड़ा, और 16 में भी एक सब पार्ट जोड़ा गया 16(6). 16 में भी एक सब पार्ट कौन सा जोड़ा गया? 16(6). 15(6) में आपको पहले ही बता चुका हूं कि 15(6) में सीधा सीधा कहा गया कि अब 10% आर्थिक आधार पर, 10% आर्थिक आधार पर ईडब्ल्यूएस को, किसको? ईडब्ल्यूएस को सार्वजनिक प्लस निजी, ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक प्लस निजी शिक्षण संस्थानों, निजी शिक्षण संस्थानों में इनको क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। और 16(6) जोड़ के इसमें कह दिया कि अब ईडब्ल्यूएस को सरकारी सेवाओं में, कौन सी सेवाओं में? आप कहेंगे सरकारी सेवाओं में भी क्या दिया जाएगा? 10% आर्थिक आधार पर क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। बताओ भाई, यहां तक पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पूरा आपको पूरे आरक्षण का कंसेप्ट बता दिया है भाई, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब ध्यान रखिएगा, अब हमने एक बातचीत और करें कि वर्तमान में स्थिति क्या है आरक्षण की। वर्तमान में स्थिति क्या है तो ध्यान रखिएगा, अगर अपने तुलना करें कि पहले आरक्षण की स्थिति क्या थी और वर्तमान में आरक्षण की स्थिति क्या है, तो देखिएगा पहले आरक्षण की जो कुल सीमा थी, कुल सीमा थी वो कितने प्रतिशत थी? तो वो थी आपका 50%। वर्तमान में 10% और दे दिया गया है 103वें संविधान संशोधन से, तो आरक्षण की सीमा कितनी हो गई? 60%। क्लियर हो गया? आगे ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, पहले 2 वर्गों को आरक्षण था, पहले 2 वर्ग, इसमें क्या थे? सॉरी 3 वर्गों को क्या था? आरक्षण था। और 3 वर्ग कौन कौन से थे? तो आप कहेंगे एक तो ओबीसी हो गया, और एक एससी हो गया, एक एसटी हो गया। एससी और एसटी को तो संविधान के प्रारंभ में आरक्षण था। ओबीसी को कितना प्रतिशत दे दिया? 27%। एससी को कितना प्रतिशत? 15%। और एसटी को 7.5%। टोटल कितनी हो रही थी? 49.5%। अब जैसे 60% हो गया तो अब चारों वर्गों को आरक्षण दे दिया भारत में। ईडब्ल्यूएस को कितना प्रतिशत हो गया? 10%। एससी को कितना हो गया? आप कहेंगे 15%। एसटी को कितना हो गया? आप कहेंगे 7.5%। और ओबीसी को कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर 27%। तो टोटल अब वर्तमान में कितना प्राप्त हो रहा है? 59.5%। क्लियर हो गया? पहले कितने आधारों पर आरक्षण था? तो पहले 2 आधारों पर आरक्षण था। पहले 2 आधार पर क्या था? आरक्षण था। एक आपका सामाजिक पिछड़ापन था और एक आपका शैक्षणिक पिछड़ापन था। एक आपका कौन सा था? शैक्षणिक पिछड़ापन। और वर्तमान में कौन सा हो गया? तो आप कहेंगे वर्तमान में 3 आधारों पर आरक्षण हो गया। 3 आधारों पर क्या हो गया? आरक्षण। एक आपका सामाजिक पिछड़ापन, एक आपका शैक्षणिक पिछड़ापन, और एक आपका कौन सा हो गया? आर्थिक पिछड़ापन। बताइएगा पूरा कंसेप्ट आपकी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया क्लियर? तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये आरक्षण का मुद्दा आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। इसके बाद में आपकी जरा सी भी समस्या होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जहां से अपने आरक्षण का बुलबुला उठा था वहां से लेकर के लास्ट अंतिम तक इस बुलबुले का ही पोस्टमार्टम कर दिया कि आरक्षण की वर्तमान में स्थिति क्या है, आरक्षण मिला कैसे, 16(4) में क्या मामला था, एससी एसटी का क्या मामला था, अब वर्तमान में ईडब्ल्यूएस को लेकर के क्या मामला है। 103वां संविधान संशोधन मोदी सरकार ने किया, जिसके तहत ईडब्ल्यूएस को 10% आर्थिक आधार पर क्या दे दिया? आरक्षण दे दिया। बताओ भाई, यहां तक 16(4) का मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? भाई साहब मैं कह रहा हूं कि क्लियर हो भी जाना चाहिए, क्लियर होना ही चाहिए आपके लिए। प्रत्येक पॉइंट, प्रत्येक कंसेप्ट आपके सामने है। और ध्यान रखिएगा, ये हमारा धमाकेदार ऑफर उत्कर्ष ऐप में जो टीचिंग एग्जाम के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर एक भारी डिस्काउंट और अप टू 90% डिस्काउंट और 3 मंथ्स एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ। तो हरी अप, जल्दी करें, क्योंकि
उत्कर्ष नाम ही काफी है, उत्कर्ष नाम ही काफी है। तो फटाफट डाउनलोड कर लीजिएगा और बिल्कुल न्यूनतम दर पर विशेषज्ञों को पढ़ने का मौका लीजिए और आनंदित लीजिए, पढ़ाई का आनंद लीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। ठीक है, अब आगे देखिएगा। अब ये तो हो गया आपका अनुच्छेद 16। अब अपन बातचीत करें अनुच्छेद 17 की। देखो अनुच्छेद 17 में क्या है, आप कहेंगे अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 17 में किसका अंत किया गया है, अस्पृश्यता का अंत, या इसको अपन कह सकते हैं छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। क्लियर हो गया। अब पहली बात तो ध्यान रखिएगा कि यह अनुच्छेद 17 है, ये अपने आप में निरपेक्ष मूल अधिकार है। मैंने पहले भी बताया है आपको वर्गीकरण कि निरपेक्ष मूल अधिकार कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे निरपेक्ष मूल अधिकार है ये संविधान में एक तो अनुच्छेद 15(2) है, एक अनुच्छेद 17 है, एक अनुच्छेद 23 है और एक आपका अनुच्छेद 24 है। 15(2), अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 23-24 हैं। ये अपने आप में निरपेक्ष मूल अधिकार है। निरपेक्ष का मतलब क्या होगा, तो आप कहेंगे ये दंडनीय मूल अधिकार है। ये कौन से अधिकार हैं, आप कहेंगे ये दंडनीय मूल अधिकार है, अर्थात इनका कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो सीधा सीधा दंड देने का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। अब वापस आ जाइए, अस्पृश्यता / छुआछूत का अंत, क्योंकि जब समाज में अस्पृश्यता होती है, छुआछूत होती है, तो ये भी समानता के अधिकार का क्या होता है, उल्लंघन होता है। तो ध्यान रखिएगा, संसद ने छुआछूत को रोकने के लिए, छुआछूत को रोकने के लिए एक एक्ट पारित किया जिसका नाम था छुआछूत निवारण अधिनियम, छुआछूत निवारण अधिनियम 1955। छुआछूत निवारण अधिनियम कौन सा पारित किया, 1955 पारित किया। और छुआछूत निवारण अधिनियम 1955 पारित करके और इस अनुच्छेद 17 को संसद ने दंडनीय घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया, आप कहेंगे सर दंडनीय घोषित कर दिया। क्लियर हो गया। और इसमें 6 वर्ष से 1 साल तक की सजा का क्या कर दिया, प्रावधान कर दिया। क्योंकि जब तक ऐसे मामले दंडनीय घोषित नहीं होंगे तब तक समाज में इन जैसे मामलों को रोका नहीं जा सकता। तो ध्यान रखिएगा, छुआछूत को रोकने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया, छुआछूत निवारण अधिनियम 1955, और 1955 पारित करके और इस एक्ट को क्या बना दिया, इस अनुच्छेद को दंडनीय बना दिया कि समाज में यदि कोई छुआछूत करता हुआ पाया जाता है तो वो अपने आप में क्या होगा, दंडनीय होगा। क्लियर। फिर ध्यान रखिएगा 1976 में, बड़ा प्यारा पॉइंट है, 1976 में, और 1976 में इस छुआछूत निवारण अधिनियम, ध्यान रखिएगा छुआछूत निवारण अधिनियम 1955 को किस में बदल दिया, तो आप कहेंगे सिविल अधिकार में बदल दिया। किस अधिकार में बदल दिया, सिविल अधिकार। सिविल अधिकार जिसको अपन कहते हैं नागरिक अधिकार। कौन सा अधिकार, नागरिक अधिकार। ध्यान रखिएगा, आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि 1976 में छुआछूत निवारण अधिनियम को किस कैटेगरी में बदला गया, तो आप कहेंगे वर्तमान में छुआछूत निवारण अधिनियम है, ये मूल अधिकारों के साथ साथ एक सिविल अधिकार है, एक नागरिक अधिकार है। और कब किया गया, 1976 के अंदर। क्लियर हो गया। अब आपसे फिर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि सर सिविल अधिकार बना दिया इसको, पहले छुआछूत निवारण अधिनियम 1955 था जिसमें सीधा सीधा दंड का क्या था, प्रावधान था। अब इसे सिविल अधिकार बना दिया है 1976 में, तो सर क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा सिविल अधिकार बनने के पश्चात इसके क्षेत्र को और ज्यादा क्या किया गया, व्यापक किया गया और इसके प्रावधानों को और ज्यादा कठोर किया गया। इसके प्रावधानों को आप कहेंगे और ज्यादा कठोर किया गया। क्लियर हो गया, इतना इसके क्षेत्र को व्यापक किया गया और इसके प्रावधानों को और ज्यादा क्या किया गया, आप कहेंगे कठोर किया गया। और इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ धार्मिक स्थल पर भेदभाव करता है, ध्यान रखना धार्मिक स्थल पर क्या करता है, भेदभाव करता है, तो वह भी अनुच्छेद 17 का क्या माना जाएगा, उल्लंघन माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जाति सूचक शब्द कहता है, ध्यान रखना कौन से शब्द कहता
कहता है, जाति सूचक शब्द कहता है, तो वो भी अनुच्छेद 17 का क्या माना जाएगा, उल्लंघन माना जाएगा। फिर ध्यान रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ सार्वजनिक स्थान पर, कौन से स्थान पर, सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव करता है, तो ये भी अनुच्छेद 17 का क्या माना जाएगा, उल्लंघन माना जाएगा। बताइए भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया क्लियर? बिल्कुल क्लियर। दोबारा सुन लो, अनुच्छेद 17 जिसमें कहा गया है अस्पृश्यता ओब्लिक छुआछूत का अंत। आप कहेंगे कि अस्पृश्यता ओब्लिक छुआछूत का अंत जो अनुच्छेद 17 में किया गया है वो अपने आप में एक निरपेक्ष मूल अधिकार है, अर्थात ये दंडनीय मूल अधिकार है। संसद ने छुआछूत निवारण अधिनियम 1955 पारित किया और इस छुआछूत निवारण अधिनियम को अपने आप में एक दंडनीय प्रावधान किया गया। क्लियर हो गया? इसके बाद में 1976 के अंदर इस छुआछूत निवारण अधिनियम 1955 को सिविल अधिकार में बदल दिया गया, नागरिक अधिकार में बदल दिया गया और इसके प्रावधान को और ज्यादा कठोर और इसके क्षेत्र को और ज्यादा व्यापक किया गया। और उसमें कहा गया, जैसे ये एग्जाम्पल याद रख लेना, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम्पल से भी पूछ लेता है कि किसी व्यक्ति के साथ धार्मिक स्थल पर क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, तो किस अनुच्छेद का उल्लंघन माना जाएगा? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 17 का उल्लंघन माना जाएगा। किसी व्यक्ति को यदि जाति सूचक शब्द कहा जाता है तो वो भी अनुच्छेद 17 का उल्लंघन माना जाएगा। और यदि किसी व्यक्ति के साथ सार्वजनिक स्थल पर कोई भेदभाव होता है, अब इस पब्लिक प्लेस में सब कुछ शामिल हो गया, अगर वहां कोई भेदभाव होता है तो वो भी अनुच्छेद 17 का क्या माना जाएगा, उल्लंघन माना जाएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 17 में केवल अनुसूचित जाति का उल्लेख है। यह भी ध्यान रखिएगा, केवल अनुसूचित जाति का ही उल्लेख है, यानी आप कहेंगे एससी का ही क्या है, उल्लेख है। अनुच्छेद 17 के अंदर या इस एक्ट के अंदर अनुसूचित जनजाति एसटी का उल्लेख नहीं है। यह भी ध्यान रखिएगा, किसका उल्लेख है, केवल एससी का ही उल्लेख है, अनुसूचित जाति का ही उल्लेख है, अनुसूचित जनजाति का कोई उल्लेख नहीं है। बताइए भाई, ये हो गया आपका अनुच्छेद 17। अगली बात अपन करें अनुच्छेद 18 की। फटाफट बताते जाइए कि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया। देखो, पहली बात तो एक बात ध्यान रखिएगा, मेन कंसेप्ट आपकी लड़ाई कंसेप्ट के साथ है कि अगर यहां भेजे में अपने सेट हो गया तो मैं कह रहा हूं क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। आप सीधा चैलेंज कर देंगे क्वेश्चन को कि भाई आजा, कहां से आना चाहता है, क्योंकि हमारी सारी चीजें, सारे कंसेप्ट क्या है, क्लियर है। क्लियर? तो अनुच्छेद 18 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 18 में लिखा हुआ है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में लिखा हुआ है उपाधियों का अंत। तो पहली बात ध्यान रखिएगा कि उपाधियों के अंत में कहा क्या गया है। देखो, पहले जो ब्रिटिश सरकार थी वो लोगों को क्या दिया करती थी, उपाधि दिया करती थी। किसी को सर की उपाधि दे दी, किसी को केसरी हिंद की उपाधि दे दी, किसी को जमींदार, पटेल, इनकी उपाधि दे दी। और जब वो सरकार उपाधियां देती थी तो उस व्यक्ति को समाज में विशेष सुविधाएं भी देती थी। तो अब एक बात बताइए, एक व्यक्ति को विशेष सुविधा देना और बाकी को विशेष सुविधा नहीं देना अपने आप में क्या है, असमानता है। इसलिए अनुच्छेद 18 में उपाधियों को भी समाप्त किया गया। क्लियर हो गया? अब अनुच्छेद 18 में ध्यान रखिएगा, नंबर 1 पॉइंट कि क्या कहा गया है कि राज्य केवल शिक्षा व सेना के क्षेत्र में ही, शिक्षा व सेना के क्षेत्र में ही क्या देगा, उपाधि देगा। शिक्षा व सेना के क्षेत्र में ही क्या दे सकता है? आप कहेंगे सर उपाधि दे सकता है। क्या दे सकता है? उपाधि। बाकी किसी क्षेत्र में वह कोई भी उपाधि नहीं देगा, कोई भी उपाधि नहीं देगा। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि वर्तमान में किस किस क्षेत्र में उपाधियां दी जा सकती हैं। तो आप कहेंगे वर्तमान में सरकार है, राज्य है, वो केवल 2 ही क्षेत्र में उपाधियां दे सकता है, एक तो शिक्षा के क्षेत्र में और एक सेना के क्षेत्र में। बाकी किसी क्षेत्र में सरकार या राज्य कोई उपाधि नहीं देगा। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में आप बीएड करते हो, एमएड करते हो, पीएचडी करते हो, और सेना के क्षेत्र में आपको पता ही है कर्नल, सूबेदार, जनरल, कैप्टन। तो ध्यान रखिए कि
ध्यान रखिएगा कि केवल दो ही क्षेत्र में क्या दी जा सकती है, उपाधि दी जा सकती है। कौन कौन सा? एक शिक्षा के क्षेत्र में और एक सेना के क्षेत्र में। बाकी सरकार अपनी तरफ से कोई उपाधि नहीं देगी। और दूसरा पॉइंट सीधा याद रख लीजिएगा कि यदि कोई व्यक्ति या नागरिक, यदि कोई व्यक्ति या नागरिक, मैं दो शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं यहां पे, दो अनुच्छेदों को एक ही साथ समझा रहा हूं। व्यक्ति का मतलब है कोई विदेशी यदि भारतीय सेवा के अंदर है, और नागरिक का मतलब है भारतीय नागरिक। यदि कोई व्यक्ति या नागरिक बाहर से, बाहर का मतलब है विदेशों से, बाहर का मतलब क्या है? विदेशों से कोई उपाधि प्राप्त करना चाहता है, कोई उपाधि प्राप्त करना चाहता है, तो ध्यान रखिएगा उसे किसकी पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी? तो ये याद रखिएगा उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। उसे किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी? आप कहेंगे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। यानी कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना प्राप्त नहीं हो सकती। तो बताइएगा दोनों कंसेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए? कि अनुच्छेद 18 में एक तो उपाधियों को समाप्त किया गया है। आप कहेंगे किस किस क्षेत्र में सरकार या राज्य उपाधि दे सकती है? तो आप कहेंगे शिक्षा व सेना के क्षेत्र में ही उपाधि दे सकती है, बाकी किसी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सरकार या राज्य के द्वारा कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। और नंबर 2 आप कहेंगे कि यदि कोई व्यक्ति या नागरिक बाहर से, विदेशों से कोई उपाधि प्राप्त करना चाहता है, तो उसे किसकी पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन यहां पर एक प्रसिद्ध वाद है भाई अनुच्छेद 18 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 18 में प्रसिद्ध वाद कौन सा है? तो यह एक वाद है जिसका नाम है बालाजी राघवनवाद। कौन सा है? बालाजी राघवनवाद। और ये बालाजी राघवनवाद आया 1996 में। ठीक है, अब इस बालाजी राघवनवाद में क्या हुआ? तो आप कहेंगे इस वाद में भारत रत्न पद्म विभूषण, ध्यान रखिएगा पद्म भूषण और पद्मश्री, और कौन सा हो गया? पद्मश्री। याद रखिएगा भारत रत्न से लेकर के पद्मश्री तक वाले मामले को इस वाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। किसमें चुनौती दी गई? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर के कहा क्या गया? तो ये याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो चुनौती दी गई, तो इसमें कहा गया कि ये उपाधि है या पुरस्कार, ये उपाधि है या पुरस्कार। याद रखिएगा किस वाद में? तो आप कहेंगे बालाजी राघवनवाद के अंदर भारत रत्न से लेकर के पद्मश्री तक वाले मामले को कहां चैलेंज दिया गया? सुप्रीम कोर्ट में, कि महाराज आप ये बताइए ये उपाधि या पुरस्कार, क्योंकि अनुच्छेद 18 में आपने उपाधियां तो समाप्त कर दी हैं। तो ध्यान रखिएगा इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? याद रखिएगा इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केवल पुरस्कार है। ये केवल क्या है? आप कहेंगे ये केवल पुरस्कार है, क्या नहीं है? तो आप कहेंगे ये उपाधि नहीं है, ये उपाधि नहीं है। और अनुच्छेद 18 में किसको समाप्त किया गया है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 18 में केवल उपाधि को समाप्त किया गया है। केवल किसको समाप्त किया गया है? उपाधि को समाप्त किया गया है। सरकार अपनी तरफ से क्या दे सकती है? पुरस्कार दे सकती है। तो ध्यान रखिएगा कि बालाजी राघवनवाद में इन्हें उपाधि मानने से क्या कर दिया? इनकार। और कहता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि ये केवल क्या है? पुरस्कार है, और सरकार अनुच्छेद 18 के तहत पुरस्कार दे सकती है, उसमें कोई समस्या नहीं है। क्लियर? अब अगला एक बात और ध्यान रखिएगा कि इन पुरस्कारों की जो शुरुआत हुई थी, कई बार ये भी पूछ लेता है, पिछली बार सिविल में भी पूछा गया है, इन पुरस्कारों की जो शुरुआत हुई थी वो 1954 से मानी जाती है। 1954 से मानी जाती है, पहली बात। क्लियर? फिर ध्यान रखिएगा इन पुरस्कारों को 2 बार बंद किया गया। इन पुरस्कारों को कितनी बार बंद किया गया? 2 बार बंद किया गया। एक बार बंद किया गया 1977 से 1980 के बीच में बंद किया गया पहली बार, और दूसरी बार जो बंद किया गया वो 1992 से लेकर के 1995 के बीच में इन्हें क्या किया गया? बंद किया गया। ध्यान रखिएगा
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इन पुरस्कारों की शुरुआत कब से मानी जाती है? आप कहेंगे 1954 से मानी जाती है। इन पुरस्कारों को कितनी बार बंद किया गया? तो आप कहेंगे इन पुरस्कारों को अब तक 2 बार बंद किया गया। कब कब किया गया? तो आप कहेंगे पहली बार जो बंद किया गया वो 1977 से 1980 के बीच में, और दूसरी बार जो बंद किया गया वो 1992 से 1995 के बीच में क्या किया गया? बंद किया गया। ये है आपका अनुच्छेद 18। तो इसी के साथ आपका समानता का अधिकार क्या हो जाता है? कंप्लीट, जिसमें अपन ने बातचीत की 14 से लेकर के 18 तक। बताइए भाई, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया। फिर इसके बाद में अपन थोड़ी सी चर्चा एक और कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा पॉइंट छूट गया, और वो छूटा क्या है? तो वो छूटा था आपका पॉइंट कि संविधान के प्रारंभ में, ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा पॉइंट की ओर बातचीत कर लूं कि संविधान के प्रारंभ में कितने मूल अधिकार थे? 7 मूल अधिकार थे। कितने मूल अधिकार थे? आप कहेंगे 7 मूल अधिकार थे। फिर ध्यान रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को, किसके अधिकार को? संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? आप कहेंगे हटा दिया गया। हटा दिया गया। कहां से हटाया गया? तो ध्यान रखिएगा, एक तो 19F, और 19F में क्या था? आप कहेंगे सर संपत्ति की स्वतंत्रता थी। संपत्ति की क्या थी? स्वतंत्रता थी। और एक आपका था अनुच्छेद 31, और अनुच्छेद 31 में ये कंप्लीट आपका संपत्ति का मूल अधिकार था। किसका अधिकार था? संपत्ति का मूल अधिकार। ध्यान रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत 19F में शामिल संपत्ति की स्वतंत्रता को हटा दिया, और अनुच्छेद 31 में संपत्ति के मूल अधिकार को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो वर्तमान में कितने मूल अधिकार है? तो आप कहेंगे वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। क्लियर हो गया? अब आप कहेंगे सर यहां क्यों समझा रहे हो? तो यहां क्या था कि थोड़ा सा मुझे यहां ठीक लगा, क्योंकि आपने थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर लिया है, तो यहां पर अपन हल्की सी इसके ऊपर क्या कर सकते हैं? बातचीत कर सकते हैं। वैसे ये सामान्यतः नॉर्मल सा मामला है, सबको मालूम है कि वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। और 6 मूल अधिकार कहां कहां है? क्या क्या व्यवस्था है? तो आप कहेंगे पहला अधिकार है आपका समानता का अधिकार, और ये समानता के अधिकार का जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा जो अधिकार है वो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कहां से कहां तक है? तो आप कहेंगे 19 से 22 तक है। फिर तीसरा अधिकार है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध अधिकार है? आप कहेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 23 से 24। फिर आपका है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 25 से 28। और इसके बाद में है आपका शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, या आप कह सकते हो संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, और इसका उल्लेख है वो कहां से कहां तक है? तो ये है आपका अनुच्छेद 29 से 30। और लास्ट आपका 6वां मूल अधिकार है, ये आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये आपका है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। क्योंकि कुछ एक बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने वो 6 मूल अधिकारों की तो चर्चा ही नहीं की, तो अब चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल सा पॉइंट था, लेकिन इसमें एक विशेष पॉइंट की और चर्चा करेंगे, और ये अपन चर्चा करेंगे संपत्ति के अधिकार की यहां पर हल्की सी, और फिर अपन शुरुआत कर देंगे स्वतंत्रता के अधिकार की, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। तो देखो संपत्ति के अधिकार की मैं बातचीत करूं तो आप कहेंगे कि जो संपत्ति का अधिकार है इसकी वर्तमान में तुलना कर लीजिएगा। तो ये तुलना, और किसके अधिकार की तुलना? तो आप कहेंगे संपत्ति के अधिकार की तुलना। संपत्ति के अधिकार की तुलना। ठीक है, तो देखिएगा पहले मैं इधर लिखूं कि पहले इसकी स्थिति क्या थी और वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है। तो आप कहेंगे पहले ये था, ये संविधान के भाग 3 में था, और अब 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया है, तो अब इसे कर दिया है संविधान के भाग 12 में। ठीक है, फिर आप कहेंगे कि ये एक तो अनुच्छेद 31 में था,
और 19F में ये संपत्ति की स्वतंत्रता थी। दोनों से हटा करके अब इसे कर दिया है अनुच्छेद 300 क में। ये ध्यान रखिएगा भाई, 300 अकेला नहीं है, 300 क है। और पहले क्या था, तो पहले ये था मूल अधिकार, पहले क्या था, मूल अधिकार था, और वर्तमान में इसे क्या बना दिया है, तो आप कहेंगे कानूनी अधिकार। वर्तमान में इसे क्या बना दिया है, तो आप कहेंगे कानूनी अधिकार। तो एक तो ये कंसेप्ट आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है, तो आप कहेंगे वर्तमान में भाग 12 में है, अनुच्छेद 300 क में है, और वर्तमान में ये कानूनी अधिकार है। और पहले क्या था, ये मूल अधिकार। तो एक और क्वेश्चन अपना यहां बहुत बढ़िया बनता है कि सर पहले ये मूल अधिकार था और वर्तमान में ये क्या बना दिया है, आप कहेंगे सर कानूनी अधिकार। तो इसका मतलब मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में अंतर क्या होता है, तो थोड़ी सी चर्चा इसके ऊपर कर लेते हैं और फिर अपन शुरुआत करते हैं अनुच्छेद आपकी 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की। तो देखिएगा, इधर मैं लिख रहा हूं आपका मूल अधिकार और इधर है आपका कानूनी अधिकार, और दोनों में अंतर क्या है नोट कर लेना, प्रत्येक चीज का कंसेप्ट आपके माइंड में सेट कर लेना। देखो, मूल अधिकार है तो आप कहेंगे ये संविधान द्वारा प्रदत्त है, कि मूल अधिकार है ये कौन देता है, तो आप कहेंगे ये संविधान द्वारा प्रदत्त है, ये संविधान खुद देता है हमें। जबकि कानूनी अधिकार है, आप कहेंगे ये संसद द्वारा निर्मित होते हैं। ये किसके द्वारा, संसद द्वारा क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। पहला अंतर कि ये संविधान द्वारा प्रदत्त है, ये संसद के द्वारा क्या है, निर्मित है। क्लियर। दूसरा ध्यान रखिएगा कि मूल अधिकारों में जो संसद है वह जो संशोधन करती है, मूल अधिकारों में जो संसद है वह जो संशोधन करती है वो अपने कौन से बहुमत से कर सकती है, तो आप कहेंगे विशेष बहुमत से। कौन से बहुमत से करेगी, तो आप कहेंगे विशेष बहुमत से। जबकि कानूनी अधिकारों में जो संसद संशोधन करेगी, ध्यान रखिएगा, जो संसद संशोधन करती है वो अपने साधारण बहुमत से करती है। कौन से बहुमत से करती है, साधारण बहुमत से। बताइए दूसरा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। और तीसरा जो सबसे बड़ा अंतर है, जिसको आप एक लाइन में भी परिभाषित कर सकते हो, कोई आपसे पूछ ले कि मूल अधिकार और कानूनी अधिकारों में सबसे सटीक अंतर क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा, मूल अधिकारों का हनन हो जाए तो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सीधे कहां जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में। कहीं रुकने की बात जरूरत है नहीं। दिलवाले फिल्म का डायलॉग याद रखो कि मामा ठाकुर ये बात कहां तक जाएगी, दिल्ली, और दिल्ली में अपना क्या है, सुप्रीम कोर्ट। तो मूल अधिकारों का हनन हो जाए तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में। वैसे हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, और हाई कोर्ट में जो रिट जारी होती है वो अनुच्छेद 226 के तहत होती है, और सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है वो अनुच्छेद 32 के तहत करता है। लेकिन आपको हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, आप सीधे बाप के पास जा सकते हो। लेकिन कानूनी अधिकारों का हनन हो जाए, ध्यान रखिएगा, कानूनी अधिकारों का हनन हो जाए तो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता, सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट में जा ही नहीं सकता क्या, आप कहेंगे जा तो सकता है। कानूनी अधिकारों का हनन हो जाए तो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। इसका मतलब यह नहीं है कि जाएगा ही नहीं, जा तो सकता है लेकिन सीधा नहीं जाएगा। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में अंतर क्या होता है। माइंड में प्रत्येक चीज सेट कर लीजिएगा कि मूल अधिकार है संविधान द्वारा प्रदत्त है, कानूनी अधिकार है संसद द्वारा निर्मित है। ये संसद है, इनमें जो संशोधन करती है वो विशेष बहुमत से करेगी, जबकि इनमें संसद जो संशोधन करेगी वो अपने साधारण बहुमत से करेगी। आप तीसरा कहेंगे कि मूल अधिकारों का हनन हो जाए तो व्यक्ति सीधे कहां जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। जबकि कानूनी अधिकारों का हनन हो जाए तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जा तो सकता है लेकिन सीधे तौर पर नहीं जा सकता। ये आपका है मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में अंतर। बताइए भाई क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हो गया क्लियर। अब देखिएगा, अगर यहां तक अपना कंसेप्ट क्लियर है, बहुत बढ़िया। और ध्यान रखिएगा हर चीज के ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं। आपने अभी तक देखिएगा मैंने आपके लिए कोई चीज छोड़ी नहीं है।
जो संविधान का प्रत्येक शब्द है वहां तक मैंने आपकी अप्रोच बनाने की कोशिश की है। आप तो लगातार सुबह 8 बजे रेगुलर क्लास में आया करें। हाँ, जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे, जितने भी मास्टर साहब को मैं देख रहा हूं, हाँ, सबके मैं कमेंट्स भी पढ़ पा रहा हूं, बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आराम से आप तो रेगुलर क्लास लीजिएगा, और रेगुलर क्लास लेने के बाद मैं कहूंगा आपको कि आपकी सिंगल समस्या नहीं रहेगी। आप संविधान को बिल्कुल इतने एडॉप्ट कर लोगे कि आपको संविधान नाम की जो चीज है उससे डर नहीं लगेगा। आपको संविधान बिल्कुल सरल शब्दों में क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। क्लियर। और एक और आपके लिए विशेष सूचना मैं फिर याद दिला देता हूं आपको कि हमारा जो ऑफर चल रहा है, होली का ऑफर चल रहा है, इसके ऊपर फिर ध्यान दीजिएगा कि उत्कर्ष ऐप में टीचिंग एग्जाम की सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे अप टू 90% डिस्काउंट है। अप टू कितना प्रतिशत डिस्काउंट है? आप कहेंगे 90% डिस्काउंट है, प्लस 3 मंथ का आपका एक्स्ट्रा वैलिडिटी पैक है। ध्यान रखिएगा, 3 मंथ का आपका क्या है, एक्स्ट्रा वैलिडिटी पैक है। और होली के ऊपर ये धमाकेदार आपकी शुरुआत, और 21 से 28 मार्च तक ये अपना मामला है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी पहल है जहां पे अप टू 90% आपके हर कोर्सेज के ऊपर आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो सीधा सीधा ध्यान रखिएगा, ज्वाइन कीजिएगा उत्कर्ष परिवार को, ज्वाइन कीजिएगा उत्कर्ष ऐप को, और विषय विशेषज्ञों के द्वारा किया दिया जाने वाला आपका जो टीचिंग मैटर है, आपका अध्ययन का मैटर है, उसका लाभ उठाइए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। देखियो